सब पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वे चंदा पीएम केयर फंड में ही दें। हमारे विश्वविद्यालय में अचानक यह फैसला कर लिया गया कि जो भी पैसा, जो भी हमने सहयोग किया है वह विश्वविद्यालय पीएम केयर फंड को दे देगा। यह बिना हमसे पूछे कर लिया गया। यह सब सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि यह मुल्क धीरे धीरे एक ऐसी सरकार के हाथ में चला गया है जो खुद को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। एक और दूसरे यह कि जितनी संस्थाएं हैं या सांस्थानिक प्रक्रियाएं हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस हैं जो चेक एंड बैलेंस का काम करती थी, क्योंकि जनतंत्र सिर्फ वोट देने से, बहुमत से सरकार बना लेने से नहीं चलता है। जनतंत्र उन सारी संस्थाओं के एक दूसरे से एक टेंस रिलेशनशिप में चलता है। वो कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए नहीं चलते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अदालत और सरकार के बीच एक तनाव रहता है। उसी तरह जो चुनाव आयोग है उसके और सरकार के बीच एक तनाव रहता है। उसी तरह जो सूचना के अधिकार को लेकर कमीशन बना हुआ है उसके और सरकार के बीच तनाव रहता है। अगर सब एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे तो फिर जनतंत्र समाप्त हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ढह जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और पिछले 6 सालों में हमें यह दिखलाई पड़ा है कि धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे में कोलैप्स कर गए हैं। जब वे एक दूसरे में कोलैप्स कर गए हैं और एक दूसरे के बीच का टेंशन भूल गए हैं, तब यह कहना ही पड़ता है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गई है। वो बचेगी कि नहीं बचेगी, यह इस पर निर्भर है कि हम सारे लोग अब आगे क्या करते हैं। तो समस्याएं सब रख दी गई हैं। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमने पिछले 2.5 महीने में क्या देखा? हमने जो मंजर देखा वह ये कि लोग दौड़ दौड़ के निकल रहे थे, लोगों के दिल रहम से भरे हुए थे, खाना खिला रहे थे। अभी भी मैं लगातार तस्वीरें देख रहा हूँ, लोग टनों टन अनाज खरीद कर, आटा खरीद कर बांट रहे हैं। यानी हिंदुस्तान में रहम का दरिया उमड़ पड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के, एक जिनके दिल में रहम हो सकता है और जो दूसरों पर रहम कर सकते हैं, और दूसरे वे जो सिर्फ रहम ले सकते हैं। उनके और राज्य के बीच क्या रिश्ता है जिन पर रहम किया जा रहा है, इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग सुबह से रात तक लगे हुए हैं कि हम 50 लोगों को मधुबनी पहुंचाएं, 50 लोगों को मालदा पहुंचाएं, 50 लोगों को त्रिवेंद्रम पहुंचाएं। हम लगे हुए हैं, लेकिन वे 50 लोग जिंदा लोग हैं, उनके दिमाग हैं, उनका हक है, वे सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। यह सारी बात हम सब लोग भूल गए। इसका मतलब यह है कि शहरियत खत्म कर दी गई है लोगों की, नागरिकता। क्योंकि नागरिकता राज्य के साथ हमारे इस जिंदा रिश्ते पर डिपेंड करती है, इस पर निर्भर है। और अगर वह रिश्ता ही नहीं है तो फिर नागरिकता समाप्त हो गई है। और इसीलिए इस लॉकडाउन के ठीक पहले के वक्त को याद करना जरूरी होगा, जब नागरिकता पर बहस बहुत गर्म थी, जिसमें हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका, आप ये कह सकते हैं और ईमानदारी से हमें कहना चाहिए कि उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, जो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि आप अगर हिंदुस्तान की नागरिकता में गैर बराबरी का एलिमेंट ला रहे हैं, गैर बराबरी का तत्व ला रहे हैं, तो यह कबूल नहीं किया जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की शहरियत को हासिल करने के 5 रास्ते हैं और उन 5 रास्तों में हर कोई चल सकता है और शहरियत हासिल कर सकता है, आप एक छठा रास्ता बनाते हैं और उस पर एक बोर्ड लगा देते हैं और कहते हैं इस रास्ते पर मुसलमान नहीं चल सकते, तो आप हिंदुस्तान की शहरियत की अवधारणा में असमानता ला रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं, और यह उसूलन कबूल नहीं किया जाना चाहिए। यह एक बात थी जो
एंटी सीएए प्रोटेस्ट के जरिए कहने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी एंटी सीएए प्रोटेस्ट में नागरिकता का जो दूसरा एलिमेंट है उसकी बात भी की जा रही थी। नागरिकता का जो दूसरा तत्व है वह है लोगों के एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होने का। मैं आपके दर्द को समझूं, मैं ये समझूं कि आप किस चीज से अपमानित महसूस कर रहे हैं, आप क्यों छोटा महसूस कर रहे हैं, आप क्यों बाहर कर दिया गया महसूस कर रहे हैं। मैं जब तक आपके इस दर्द में शामिल नहीं हो सकता, अगर मेरा आपका रिश्ता संवेदना का रिश्ता नहीं, यह कह रहा था कि जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट थे वे हिंदुस्तान की शहरियत में गैर बराबरी और नाइंसाफी के तत्व के प्रवेश के खिलाफ थे। उसके साथ वो दावत भी दे रहे थे उन लोगों को जो उन प्रोटेस्ट में पहले शामिल नहीं हुए कि आप आइए और हमारी बात को समझिए। इसलिए उन विरोध प्रदर्शनों में संविधान की प्रस्तावना को आधार बनाया गया और उस प्रस्तावना में जो 4 बातें हैं उनको दोहराना बहुत जरूरी है। वो है बराबरी का उसूल, इंसाफ का उसूल, आजादी का उसूल, और यह सब कुछ हम हासिल तभी कर पाएंगे, इंसाफ तभी हासिल कर पाएंगे, आजादी तभी हासिल कर पाएंगे, बराबरी तभी हासिल कर पाएंगे जब हम एक दूसरे के साथ एकजुट होंगे, हमारा एक दूसरे के साथ बंधुत्व होगा, मित्रता होगी। उसके बिना इस मेल जोल के हम इन 3 चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा संविधान दरअसल एक सफर के लिए दावत देता है। वह सफर है इंसाफ को हासिल करने का, बराबरी को हासिल करने का और आजादी को हासिल करने का। उस प्रस्तावना को पढ़ने से साफ हो जाता है कि ये तीनों चीजें अभी हमारे मुल्क में पूरी तरह से आबादी के हर हिस्से को नहीं मिली हुई। तो वो कैसे मिल सकती हैं अगर आबादी के बाकी हिस्से इस जद्दोजहद में शामिल ना हों। तो यह दावत दूसरी थी जो एंटी सीए प्रोटेस्ट की थी। लेकिन उसमें जो हुआ वह यह कि लगातार एक प्रचार किया गया और वह प्रचार यह था कि एंटी सीए प्रोटेस्ट दरअसल हिंदुओं के खिलाफ है। उस प्रोटेस्ट के खिलाफ जहर फैलाया गया और उस जहर का नतीजा दिल्ली में फरवरी के आखिर में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में, उसके पहले दिल्ली में जो चुनाव सभा हो रही थी, चुनाव सभाएं हो रही थी, चुनाव प्रचार हो रहे थे, हमको याद होगा कि उसके भी पहले दिल्ली के बाहर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया जिसमें कहा कि जो सीएए कानून का विरोध कर रहे हैं उनको कपड़ों से पहचान सकते हैं। अब ये डॉग विस्टल था, कपड़ों से पहचान सकते हैं से साफ जाहिर था कि वे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर गृह मंत्री ने कहा कि इतनी जोर से ईवीएम के बटन को दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे और वे उठ जाएं वहां से। अब यह एक छिपा हुआ वायलेंस का उकसावा था। उसके बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, स्टेट मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा, बाकायदा अपने अनुयायियों को उन्होंने गोली मारने का नारा लगाने के लिए उकसाया। एक चौथे ने कहा, जो दिल्ली के एमपी थे, उन्होंने कहा कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट शाहीन बाग और बाकी जगह लोग बैठे हुए हैं उनमें बलात्कारी छिपे हुए हैं, उनमें आतंकवादी छिपे हुए हैं। और उसके बाद एक नए जो बीजेपी के नेता बने थे, उन्होंने सड़क पर आके कहा कि अगर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नहीं हटाया गया तो हम खुद हटा देंगे। तो एक हिंसा का उकसावा, भड़कावा लगातार दिया गया और हिंसा हुई। इस सीक्वेंस को, इस सिलसिले को नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद हिंसा हुई और उसके बाद उन्हीं लोगों पर को निशाना बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिनके खिलाफ जहर फैलाया गया, जिनके खिलाफ हिंसा का उकसावा दिया गया। हमारे कई नौजवान गिरफ्तार हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, पूर्व छात्र, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, इलाहाबाद में भी कुछ
गिरफ्तार हैं, लगातार पूछताछ चल रही है और एक साजिश की कहानी गढ़ी जा रही है। जो जांच एजेंसियां हैं वे साजिश की कहानी गढ़ रही हैं और वे हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल साजिश जामिया मिलिया इस्लामिया के विरोध के दौरान, शाहीन बाग के विरोध के दौरान रची गई थी और उस साजिश का नतीजा हिंसा में हुआ। इस कहानी पर वही यकीन कर सकता है जो उस सिलसिले को नजरअंदाज कर दे जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। तो हमारा फर्ज क्या है? अभी हम एक चीज तो ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का शहरियत का सेंस खत्म हो गया। लोग पूरी तरह से असहाय हो गए। राज्य उनका मालिक हो गया। जब सरकार उनकी मालिक हो गई, आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपको जेल में डाला जा सकता है, आप पर मुकदमा हो सकता है, पुलिस आपके दरवाजे खड़ी हो जा सकती है। विनोद दुआ के यहाँ पुलिस पहुंच गई, हिमाचल प्रदेश की। आप देखिए कितनी तत्परता है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस सुबह सुबह उनके पास पहुंची ये कहने के लिए कि आज 10:30 बजे आप हिमाचल प्रदेश हाजिर होइए, आप पर मुकदमा है। सिद्धार्थ वरदराजन के घर अयोध्या से पुलिस पहुंच गई। लॉकडाउन के दौरान 7 लोग पहुंच गए कि साहब आप पर मुकदमा है, आप वहां पहुंचिए। तो हम जो देख रहे हैं वो बहुत साफ है कि कश्मीर के साथ जो किया गया वो पूरे हिंदुस्तान के साथ करने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे एक वाकया याद है जो मैंने अपने कुछ दोस्तों को सुनाया था। वह कोई दिसंबर का है या शायद जनवरी की शुरुआत का है, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेंटर में दवा लेने के लिए खड़ा था। वहां एक साहब, एक बुजुर्गवार थे जो एक नौजवान लड़की से बात कर रहे थे जो छात्रा रही होगी, और उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एंटी सीए प्रोटेस्ट में नौजवान बेकार ही शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्यों इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। तो ये एक तरह की बदतमीजी थी किसी की बात को सुनना, लेकिन मैं सुन रहा था। उससे भी बड़ी बदतमीजी थी कि आप उस बातचीत में हस्तक्षेप करें, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने और बुजुर्गवार से मैंने कहा कि आप आखिर क्या सोच के ये कह रहे हैं कि हमारे जो नौजवान इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनको मालूम ही नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। तो वे बहुत खफा हो गए और उन्होंने खफा होकर जो बात कही वो अब तक मेरे कानों में बज रही है। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में किया गया वो पूरे इंडिया में किया जाना चाहिए। कश्मीर के साथ जो बर्ताव किया गया वो पूरे हिंदुस्तान के साथ किया जाना चाहिए। इस बात को मैं भूल ही नहीं पाता हूं। अभी कश्मीर में प्रेस को लेकर जो नया नोटिफिकेशन हुआ है उसको हम ध्यान दें। उसमें यह कहा गया है कि सरकार जांच करेगी हर खबर का, हर रिपोर्ट का, हर राइटअप का, और देखेगी कि वो देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ तो नहीं है, वो कहीं वायलेंस तो नहीं भड़का रहा है, इसकी आशंका तो उससे नहीं है, वह सरकार के कदम में उनको खत्म नहीं कर रहा है। यह कश्मीर में लाया गया है, इसके खिलाफ हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं उठ रही। जहां तक कि कश्मीर में भी कोई ऑर्गेनाइज्ड आवाज नहीं। तो कश्मीर को जिस तरह खामोश कर दिया गया है उस पर हम कुछ नहीं बोले, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा, इकोनॉमिक पैकेज, मजदूरों को घर पहुंचाना, ये सब बातें इसके सामने गौण हैं जो हमारे मुल्क के साथ किया जा रहा है। अगर हमने इस पर गंभीरता से नहीं सोचा तो हम आगे बात करने लायक नहीं रहेंगे। यह हमें समझना चाहिए। आज आपकी बैठक में हर्षमंदर शामिल हैं। हर्षमंदर का नाम दिल्ली के हिंसा के एक मामले की चार्जशीट में साजिश कर्ता के रूप में दिया गया है। अब अगर इस हद तक लोग पहुंच जाएंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि जो
अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, जो दलितों के साथ खड़े हैं, उनको पूरी तरह से डिसेबल करने की कोशिश की जा रही है और हर प्रोटेस्ट को, हर डिसेंट को, हर विरोध को बेजुबान करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें अपना अगला कदम सोचने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम एनालिसिस करते रहें कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्योंकि अब हमें मालूम है कि हम कहां पहुंच गए हैं। तो अगली चीज, यानी हम अगली गोलबंदी कैसे करेंगे, सिटीजन्स एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और कैसे अपने हुकूक, जो उनके हुकूक अब तक बचे हुए हैं, उनके लिए वे लड़ेंगे, यह तय करने की जरूरत है। न कि हम आगे एनालिसिस में जाएं, आगे हम अर्थशास्त्रियों से बात करते रहें, आगे हम मनोवैज्ञानिकों से बात करते रहें कि डिप्रेशन कितना हो गया, मेंटल हेल्थ की क्या हालत है और इकोनॉमिक डाउनटर्न कितना ज्यादा हो गया और उससे कैसे उभरेंगे। अगर हमने सबसे बुनियादी सवाल को नहीं हल किया कि हिंदुस्तान में जमहूरियत बचेगी कि नहीं बचेगी, तो बाकी सवालों पर हम बात ही नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।